मिस्टर गौरव शर्मा। सर, स्वागत है आपका हमारे एक और एपिसोड में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के फेल होने के क्या रीजंस हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि स्टार्टअप्स इंडिया में क्यों फेल हो जाते हैं, उनके रीजन क्या है? देखो, स्टार्टअप्स इंडिया में इसलिए फेल हो जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं ना, उनके माइंड में प्रॉफिट बनाना उनके माइंड का या उनका टारगेट होता ही नहीं है। उनका टारगेट होता है इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करना, मतलब पैसा उठाना। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो एक राउंड टेबल से उठा के निकलेंगे। अभी एक इन्वेस्टर से पेमेंट उठाया है उन्होंने, और उसके केबिन से बाहर निकलते निकलते उनके माइंड में ये शुरू हो जाता है कि दूसरा किसको पकड़ना है, तो दूसरा राउंड किससे उठाना है और कैसे उठाना है और कितने पे उठाना है। बाहर निकलते निकलते शुरू हो जाता है। वो अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट उठाने पे लगा देते हैं, प्रॉफिट मेकिंग पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। बहुत सारे स्टार्टअप है इंडिया में, आप किसी के भी नाम दे दो, आप 100 स्टार्टअप के नाम लोगे ना, उसमें से 95 ऐसे जो प्रॉफिट नहीं उठा रहे, कमा रहे। एक के पास इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा लगा दिया कि उनकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर जा चुकी सर, जब इन्वेस्टर्स को ये दिख रहा है कि देयर इज नो प्रॉफिट, देन व्हाई डू दे इन्वेस्ट? है। सेविंग होती है, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो ना। राइट। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, राइट। कोई बैंक में भी कोई पॉलिसी वगैरह ले लेता है। एब्सोल्युटली। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, ये करते हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट। जैसे प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा, ये 2 साल में दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। बैंक में आपको 10-12% का इंटरेस्ट दे देगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो स्टार्टअप होता है, इसमें अगर वो ये देख लेते हैं कि इस स्टार्टअप में दम है या ये थोड़ा अलग है, वो पैसा लगा देते हैं, तो वो उनको 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना तक का रिटर्न दे देता है। रिटर्न किस तरीके से देता है? प्रॉफिट में तो वो होता नहीं है, राइट। पर उसकी ना ब्रांडिंग, उसमें जो इन्वेस्टर जो अपना पेमेंट लगाता है, उस पेमेंट को यूज करके उसका एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि लोगों की नजरों में ना, जब उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर भी एक टाइम के बाद देख लेता है कि भाई इसकी, अब मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया था, आज इसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ की हो गई है और प्रॉफिट में अभी भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। तो वो इन्वेस्टर अपना जो शेयर, जो भी इक्विटी वो लेता है, उसके एवज में वो उसको सेल आउट करके किसी दूसरे को और निकल लेता है। या फिर वो फाउंडर और जो होता है वो इन्वेस्टर के पास जाता है, जी आपने मेरे को 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो तो खर्च कर दिया मैंने ब्रांड वैल्यूएशन में, अब मुझे और फंड चाहिए। और इन्वेस्टर देखता है कि प्रॉफिट तो देने वाला है नहीं, राइट। तो दोनों मिलकर फिर किसी दूसरे इन्वेस्टर के पास जाते हैं कि भाई देखो, हमने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, आज 50 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है, आप भी लगा दो। तो इसे पकड़ के लाते हैं और फिर ये अपना इस तरह से सेकंड राउंड उठा लेते हैं। इसी तरीके से फिर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही चलता रहता है। ओके। अभी तक इंडिया में यही चल रहा है। तो सर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टार्टअप अपना वैल्यूएशन कैसे बढ़ाता है जब वहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है? देखो, वैल्यूएशन ये अपना ऐसे बढ़ाते हैं, जब इन्होंने इन्वेस्टर का पैसा ले लिया, इनके पास कैश आ गया, राइट। अब इनको कैश बर्न करना है। बर्न कैसे करेंगे? ऑफर देंगे कस्टमर को, डिस्काउंट देंगे, कैशबैक देंगे। इसको कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये जो पैसा ये बर्न कर रहे होते हैं ना, इसको एक नाम दे दिया जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, की हम इसको फालतू में बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम इससे कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं। ओके। अब उनको लगता है कि भाई हमने 5 साल में 1000 से 5 लाख कस्टमर बना लिए अपने, तो फिर उसकी अपने आप ही वैल्यूएशन, यानी उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, और ब्रांड वैल्यू बढ़ गई तो उसकी मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ गई, और फिर उसी वैल्यूएशन पे ये अपना नेक्स्ट राउंड उठा लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो काफी ज्यादा पेचीदा है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें जो हमको समझ ही नहीं आती हैं। हमको बस लगता है कि स्टार्टअप है, बट उसके पीछे की ब्रांडिंग और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो शायद हमें आज समझने को आपसे मिल रहा है। तो सर, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर अ, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर ही ना हो, आप कितना भी कन्विंस कर रहे हो, बट आपको इन्वेस्टर ना मिले टू इन्वेस्ट, फिर? देखो, स्टार्टअप में शुरुआत में तो इन्वेस्टर से खेलना पड़ता है। राइट। लेकिन बाई चांस आपने राउंड उठा लिए, 5-6 राउंड उठा लिए, अब आपकी 1 करोड़ रुपए से जो अपने जिस 1 करोड़ की वैल्यूएशन से कंपनी शुरू की थी, 10,000 करोड़ पे पहुंच गई, अभी भी उसमें प्रॉफिट नहीं है। अब मार्केट में बैठे हुए इन्वेस्टर को भी समझ में आ गया कि भाई ये कंपनी ना पैसे पे खेले जा रही है, रिटर्न नहीं देने वाली है, अब इसका सैचुरेशन आ चुका। उसके बाद स्टार्टअप का जो फाउंडर होता है, उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो ऑप्शन बच जाता है पब्लिक से पैसा उठाना है, यानी कि आईपीओ। इसके बाद अब वो आईपीओ निकालेगा, और उस आईपीओ पे खेल के फिर वो आगे बढ़ेगा, जितना भी लंबा खेल सकता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल। अब इतना कुछ जानने के बाद मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या किसी को स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए? मतलब बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और अब आई एम श्योर कि काफी सारे व्यूअर्स हैं जो सोचेंगे कि हमें भी स्टार्टअप करना चाहिए, पर क्या स्टार्टअप करना चाहिए? यदि आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर स्टार्टअप कर रहे हो, जैसे आपने न्यूज में देखा, रोज देखते होगे आप न्यूज में कि इस स्टार्टअप को 1000 करोड़ की फंडिंग मिल गई, इस स्टार्टअप को 500 करोड़ की फंडिंग मिल ऑफ गई। कोर्स। तो ये जो फंडिंग मिलती है ना, आपको ये बहुत ही अम्यूजिंग लगती है। ये आपको लगता होगा कि यार वो फाउंडर ना सेलिब्रेशन कर रहा होगा, और कुछ फाउंडर करते भी सेलिब्रेशन। जैसी फंडिंग मिली हो भाई, उन्होंने जाके डुकाटी निकाल दी, मस्टैंग निकाल दी। यदि आप ये सोचकर स्टार्टअप की दुनिया में घुस रहे हो, तो एक ना एक दिन गिरोगे, और ठीक तरीके से गिरोगे। बिजनेस क्या है? बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढना बिजनेस है, ठीक है। अब जैसे जोमेटो है, आपको खाना नहीं मिल रहा था आपके घर पे,
को डिलीवर करने नहीं आ पा रहा था, तो उसने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया, बिजनेस मिल गया। अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गई, ये इनका क्या है, आपको कहीं से सामान खरीदना है, नहीं जा पा रहे आप मार्केट, तो आपने मंगा लिया अपने घर पे। तो एक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के इन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। अगर आप भी इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के मार्केट में उतर रहे हो, देखो स्टार्टअप करने के भी ना 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आइडिया मीन्स आपने जो भी आइडिया आप लेके आ रहे हो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है। दूसरा हो गया आपकी टीम मीन्स आप जिस भी सेक्टर में आप बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर टेक्निकल सेक्टर में जा रहे हो तो आपके पास एक तो फाउंडर, को फाउंडर ऐसा हो जो उस चीज की नॉलेज रखता हो। ये नहीं है कि यार हॉस्टल में 2 लोग पड़े हुए हैं, यार इस चीज का बिजनेस कर लिया, चलो यार इसका स्टार्टअप कर लेते हैं, यार चलो चाचा के बेटे को बुला लिया, यार तू भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, चलो स्टार्टअप कर लेते हैं। इस तरीके से स्टार्टअप करोगे बिना स्किल्स के तो दिक्कत हो ही जाएगी। तीसरी चीज होती है टाइमिंग इन द सेंस आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को लॉन्च होने की टाइमिंग सही है या नहीं है। मीन्स आपने लॉन्च किया हुआ है जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्या है उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी उस प्रोडक्ट का बहुत कंपटीशन खड़ा हुआ है मार्केट, तो फिर दिक्कत है। दूसरी टाइमिंग में एक चीज और होती है कि आप किसी प्रोडक्ट को लेके आए और वो प्रोडक्ट पहले कभी आई ही नहीं है मार्केट में, और आपको लगता है कि क्लिक कर जाएगी कस्टमर को, तो वो कॉन्सेप्ट लेके आप आ सकते हो। चौथी चीज होती है, जाहिर सी बात है, पैसा चाहिए आपको। फंडिंग इन्वेस्टमेंट टाइम पे मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, या आपके पास खुद का इन्वेस्टमेंट है, मतलब खुद का फंड है, तब तो आप स्टार्टअप में उतरिए। यदि आप ये सोच के उतर रहे हो कि भाई मैं एक लेविशिंग लाइफ जी लूंगा, मेरे नाम के आगे फाउंडर लग जाएगा, हाँ. या फिर आप न्यूज में देखते हो भाई उसने 1000 करोड़ की फंडिंग उठा ली, उसने 500 करोड़ की उठा ली, उसने 100 करोड़ की उठा ली, आपको लगता है 100 करोड़ रुपए आपके हो गए। नहीं भाई साहब, मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं, आई मीन क्लाइंट हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर हैं, उन्होंने अच्छी खासी फंडिंग उठाई हुई है, और रात को जब उनके साथ बैठते हो ना तो उनको इतनी टेंशन होती है, शायद उनका एम्प्लॉय भी ना मस्त होकर घर जाता है, उसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस फाउंडर को इतनी टेंशन होती है, यार अब ये इन्वेस्टर वीकली रिपोर्ट मांगने लगा है, पहले मंथली मांगता था, अब ये इन्वेस्टर 15 दिन में रिपोर्ट मांगने लगा है, अब ये इन्वेस्टर ये कहने लगा है, अब ये इन्वेस्टर वो कहने लगा है, ये अब अगले अगले बार ये फंडिंग नहीं देगा, अब किससे फंड उठाऊं। इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना माइंड, मतलब आपको लगता है लेविशिंग लाइफ है, लेकिन लाइफ ना एकदम जिसे कहते हैं ना हेक्टिक हो जाना। इसमें पता है एक चीज और होती है, आपने अपनी इक्विटी सेल करते करते इन्वेस्टमेंट उठाते चले गए। आप तो सोच रहे हो जी मैं फाउंडर बन गया, मेरे नाम के आगे फाउंडर बन गया, और ये कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए ये मेरी है, और ये आपकी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये कंपनी इन्वेस्टर्स की हो चुकी है, आपको तो बस एक तरीके से नाम के फाउंडर हो, जो भी आपको सैलरी डिसाइड की गई है वो सैलरी मिल रही है, लेकिन आप हेडेक उन सारे इन्वेस्टर्स की बेसिस पे आप ले रहे हो। अच्छा, इन्वेस्टर्स जब भी चाहेंगे तभी आपको बाहर कर देंगे, जैसे आपकी इक्विटी चली जाएगी। जिस कंपनी को आपने बनाया है, आपका आइडिया है, और आप ही उसको बहुत इन्वेस्टर्स के हाथ पर जोड़ के और अपने जिस भी तरीके से आपने फंडिंग उठाई है उठा के आप यहाँ तक लेके आए हो, इक्विटी आपकी, जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो तो इक्विटी डाउन जा रही है, इक्विटी के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इन्वेस्टर आपको ही बाहर निकल सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एक बहुत फेमस केस था सत्यम कंप्यूटर्स का, उसके जो फाउंडर थे उन्होंने भी बहुत इन्वेस्टमेंट उठाया था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास कुछ गिने चुने परसेंटेज के शेयर रह गए, तो बाकी के जो शेयर होल्डर थे उन्होंने मिलकर उनको कंपनी से बाहर कर दिया। लेटेस्ट केस अश्नीर ग्रोवर, भारत पे उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं का स्टार्टअप था, वही उसको उठा के लेके गए 20,000 करोड़ तक, जहां तक भी लेके गए। हुआ क्या, उन्हीं के इन्वेस्टर्स ने उनको ही बाहर कर दिया। रीजन है कि इंडिया में मोर देन 70 to 80% जो स्टार्टअप्स है वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का रीजन यही होता है कि इन्वेस्टर्स के पैसों पे खेलते रहेंगे 2, 4, 5, 7 साल। जब इन्वेस्टर कहेगा कि भाई अब पे बैक का टाइम आ गया, अब कमा के दे, तो फिर वो अपना उस पर शटर डाल देते हैं, अब हमारे बस की नहीं है कमाना, या उन्हें आगे इन्वेस्टमेंट का राउंड मिलना बंद हो जाता है। सर, मुझे एक चीज और जाननी है आपसे, अगर स्टार्टअप्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो उनके मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जो एम्प्लॉय होते हैं ना, आप अगर न्यूज को पढ़ते होगे ना, तो आप एक्चुअली हम ना फैंटेसाइज ये देखते तो हो जाता है कि उसने 600 करोड़ की 500 करोड़ की फंडिंग उठा ली। अब ये नहीं देखते कि उसने 23,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, इतने 1000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। ये वाली न्यूज भी तो देखा करो, ये भी तो आती है साथ में। राइट, यही होता है उनके साथ, जब इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो जाता है तो फिर अपने एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आज, उनके बहुत सारे डिलेमा और बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी स्टार्टअप्स को लेकर के। एंड जैसे मैं हमेशा से क्यूरियस रहती हूँ ये जानने के लिए कि कैसे बिजनेस एक जो रन हो रहा है उसमें लोग कैसे इतनी जल्दी अर्न कर लेते हैं, एंड देन व्हाई डू दे एस्केप फ्रॉम इट। तो आई थिंक उसका बहुत सारे रीजन हमें आज पता चल चुके हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम दिया और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी।